नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का 8वां लेसन वीरभूमि पर कुछ दिन यह हम देखेंगे। इस पाठ का हम आज दूसरा भाग देखने वाले हैं। पाठ के अंतर्गत घटक हम इस प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले रुक्मिणी संगल जी का परिचय देखेंगे। रुक्मिणी संगल जी का जन्म 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना में हुआ है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया हुआ है। दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य यह उनका शोध प्रबंध भी प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी थोड़ा सा यात्रा वर्णन, इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। आइए हम वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ का दूसरा भाग अब देखेंगे। सबसे पहले वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ के अंतर्गत हमने जो पहला भाग देखा है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले लेखिका जोधपुर पहुंची, वहां उन्होंने उम्मेद भवन देखा। उसके बाद उन्होंने मंडोर में जाकर रानी उद्यान भी देखा। उसके बाद जैसलमेर वे गई और जैसलमेर की पटवा की हवेलियाँ, जो 5 हवेलियाँ बनी हुई हैं, वो भी उन्होंने देखी। अब हम आगे देखेंगे। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। अब जैसलमेर में सम ग्राम में वो जाने वाले थे और वहाँ का कार्यक्रम भी देखने वाले थे। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज मतलब ऊँट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सब ग्राम में जाने के लिए लेखिका होटल से निकली, लेकिन 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ से आगे रेगिस्तान था और उसमें से गाड़ी जा नहीं सकती थी। वहाँ पर सिर्फ ऊँट ही जा सकते थे और इसीलिए अब वे ऊँट की सवारी करने वाले थे। लेखिका को डर भी लग रहा था और प्रसन्नता भी हो रही थी, क्योंकि वे पहली बार ऊँट पर बैठी थी। उनको लग रहा था जैसे वो काफ़ी ऊंचाई पर बैठी हुई है। उनकी मंजिल थी सूर्यास्त देखना। वहाँ का ग्राम सम ग्राम में जो सूर्यास्त है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और इसीलिए वो वहाँ पर जा रही थी। उनकी सवारी का यह पहला अनुभव था उनका। ऊँटों की कतारें ही कतारें चली जा रही थी और हर ऊँट पर नर नारी बैठे हुए थे, बाल वृद्ध सवारी कर रहे थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे तेज़ हो गई थी, फिर भी ये रोमांचकारी था और मनोरंजक भी था। कुछ ऊँट अपनी सवारियों को गंतव्य मतलब मंजिल तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे, जिन पर आपके पग मतलब पाँव रखते ही 5-7 उंगल नीचे पैर उस रेत में धंस जाते थे। पंक्तिबद्ध ऊँटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ऊँट की सवारी करना बहुत ही रोमांचकारी था सबके लिए। लेखिकाओं को भी बहुत मज़ा आया और वो अंत में वहाँ पर उस ग्राम में पहुँच ही गए। क्या अद्भुत दृश्य था। हम सब अपने बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट, पकौड़े जैसे अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थे। अब ये राजस्थान था, यहाँ का एक जो सम ग्राम था वो प्रसिद्ध था सूर्यास्त के लिए। जैसे ही वो उस ग्राम में पहुँचे, वहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, फाफड़ा, पकोड़े, इन सब खाने पीने की चीज़ें और खेलने की चीज़ें बेचने वाले लोग हाथ में वो सामान लिए वहाँ पर घूम रहे थे और घूमकर बेच रहे थे।
वहाँ के जो लोक कलाकार हैं, कुछ स्त्रियाँ और कुछ कन्याएं अपना लोकगीत प्रस्तुत कर लोक नृत्य प्रस्तुत कर पर्यटकों को प्रसन्न कर रही थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे और बहुत सारे पर्यटक जो वहाँ का अस्ताचल मतलब सूर्यास्त देखने के लिए आए थे, वो अस्ताचलगामी भास्कर मतलब सूर्य, वो डूबते हुए सूर्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए वहाँ पर अपने कैमरे लेकर खड़े थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। अब धीरे धीरे जो सूरज था वो लाल छटाएं आकाश में छोड़ता हुआ क्षितिज में डूब रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरे में कैद भी, और फटाफट पर्यटक उस डूबते हुए सूरज की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताज़ा कर रहा था और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर उस अस्ताचल को देखने के लिए आए हुए थे। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे फर्लांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोजन का प्रबंध था। जहाँ सूर्यास्त हुआ था वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गाड़ी से जाना था और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भोजन की व्यवस्था पर्यटकों के लिए की गई थी। वहाँ पर सब पहुँचे। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। मंच मतलब स्टेज, एक तरफ स्टेज बनाया गया था और तीनों ओर से वहाँ पर्यटक बैठे हुए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम उस मंच पर चल रहा था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने हिस्सा लिया हुआ था। नृत्य, नाटिका, गायन इनकी प्रस्तुति वहाँ पर की गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। देश विदेश में प्रस्तुति देने वाले कलाकार यहाँ पर थे और उनकी उस प्रदर्शनी से सभी पर्यटक भाव विभोर हो गए थे। रात्रि भोजन की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस, जैसा रुचे जितना रुचे लीजिए खाइए आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। वहाँ पर सेल्फ सर्विस थी, भोजन खुद को ही परोस कर लेना था और उस भोजन के अंतर्गत सभी प्रकार के राजस्थानी पकवान वहाँ पर थे और उस राजस्थानी पकवानों का सभी पर्यटकों ने बहुत ही मन से आस्वाद लिया था। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहाँ से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। अब लेखिका का अगला गंतव्य था चित्तौड़गढ़। अब वे ट्रेन से जोधपुर से निकलकर जैसलमेर घूमकर अब चित्तौड़गढ़ आ पहुँचे। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है और वो है महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अपनी वीरता के लिए महाराणा प्रताप और उनका चेतक घोड़ा तेज़ रफ्तार के लिए अभी भी दुनिया में मशहूर है। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में उनको शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती शैया और खुला नील गगन चादर करके उनको वहाँ पर जंगल में दिन गुजारने पड़े, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी देशभक्ति और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी। भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी, इसी शहर से मीरा जैसे कृष्ण भक्त भी की यादें भी जुड़ी हुई है और चित्तौड़गढ़ से ही कृष्ण भक्त मीरा, सारी दुनिया उनको मानती है और पूजती है। जो कृष्ण की निस्सीम भक्त हुआ करती थी, उनको भगवान के समान पूजा जाता है, वो मीरा चित्तौड़गढ़ से ही थी। यह छोटा सा शहर है, लेकिन
इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। यहाँ की भूमि ये वीरों की है, त्याग की है, देशभक्ति की है। यहाँ के जो वीर हो चुके हैं उनकी वो जो सहजता, सरलता थी, वही गुण यहाँ के लोगों में भी दिखाई देता है। यहाँ के लोगों में भी बहुत ज़्यादा सरलता है, स्वभाव में भी और उनके गुणों में भी। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अब चित्तौड़गढ़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया, जहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। अब चित्तौड़गढ़ बहुत ही खूबसूरत किला है, सबसे मशहूर किला है। वहाँ कई सारे मंदिर है, गौमुखी कुंड है, पद्मिनी महल है, कालिका मंदिर है, जौहर कुंड है। रानी पद्मिनी ने जौहर कुंड में उन्होंने जौहर दिया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इसलिए पद्मिनी जी का भी यहाँ पर महल बना हुआ है। जौहर कुंड भी देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जैन मंदिर के सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। और जैन मंदिर के सामने जो बड़ा गेट बना हुआ है, विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण में जो विजय प्राप्त की थी, उसके लिए ये द्वार बनाया गया था। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ है। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप जी का बहुत ही करीबी था, बहुत ही प्यारा था और उस चेतक घोड़े के ऊपर सवार महाराणा जी की प्रतिमा उस पार्क में स्थित है। राजस्थान के इन तीनों शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला दी। अब राजस्थान का पर्यटन लेखिका ने किया और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि राजस्थान है ही बहुत मनभावन। और इस राजस्थान का सफ़र करने के बाद लेखिका को कुछ कविताओं की पंक्तियाँ याद आती है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। सही में ये पंक्तियाँ राजस्थान पर जच रही है, क्योंकि ये भूमि भी वीरों की है। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईशभक्ति भी। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व व सतीत्व का रक्षा का आदर्श भी, तो रंच मात्र भी अत्युक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। इस प्रकार राजस्थान में सभी गुण हमें दिखाई देते हैं। ये वीरों की भी भूमि है, ये बलिदान की भी भूमि है। कई सारी राजपूताना राजघरानों की रानियों ने यहाँ पर जौहर भी किया है। यहाँ संत मीराबाई होकर गई है। ये ईश भक्ति का भी केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार ये जो भूमि है वो संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है और इसीलिए लेखिका इसे शत शत बार नमन करना चाहती है। इस प्रकार राजस्थान का पर्यटन हमने भी इस पाठ के माध्यम से किया हुआ है। और पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए थे जो हमने देखे हैं, लेकिन फिर से हम देखेंगे। लौह पथगामिनी मतलब रेल को कहा जाता है। जौहर का मतलब चिता में सामूहिक आत्मदहन करना। सैलाब मतलब पानी की बाढ़। और दृष्टिगोचर ये मुहावरा है, दृष्टिगोचर होना मतलब दिखाई देना, और दस्तक देना मतलब दरवाज़ा खटखटाना। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 12 में हम वरदान मांगूंगा नहीं यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।